Assalamu alaikum everyone. Welcome to Paragon Academy Hyderabad's online learning session. My name is Ayaz Hussain. एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रब्ता किया था और जैसे करते रहते हैं कि हर साल एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स जो अपीयर हो रहे होते हैं वो उनसे रब्ता करते हैं कि इस तरह में कोई स्ट्रेटजी बना के दें, कोई प्लान बना दें स्टडी का कि ये जो कमिंग मंथ्स हैं फॉर CSS 2021 उनको कैसे यूटिलाइज किया जाए, मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए ताकि उनसे फ़ायदा लिया जाए। तो इस तरीके से मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर ये बनाता रहता हूँ प्रेजेंटेशन, ताकि उनको गाइड किया जाए, एक प्लान बना के दिया जाए स्टडी का। इसी तरीके से अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी मुझसे राब्ते में थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये सबके लिए बनाया जाए कि 2021 में जो भी पूरे पाकिस्तान में से CSS स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, ना सिर्फ मेरी एकेडमी पैरागॉन एकेडमी हैदराबाद के स्टूडेंट्स, लेकिन ये सबको फ़ायदा होना चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है इस वजह से, और वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। होपफुली वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है? ताकि जो आप अपीयर हो रहे हैं 2021 में उनके लिए एक प्लान बनाया जाए। वो प्लान में अल्ट्रेशंस हो सकती हैं, आपके अपने टाइम स्केड्यूल के हिसाब से, आपकी अपनी कंपल्शंस के हिसाब से, किसी भी हिसाब से आप उसमें अल्ट्रेशंस कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, राइट? बट मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, आप उसको थोड़ा फॉलो करें, देन अपनी सिचुएशन देख के उसको अल्टर कर सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट दैट प्रेजेंटेशन फॉर यू पीपल। मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, होपफुली आप सब लोगों को ये नज़र आ रही है। देखें, इसका नाम जो मैंने रखा हुआ है, अ रोड मैप टू स्टडी इन सक्सेस स्पेशली फॉर 2021, राइट? बाकी दूसरों के लिए इंशाल्लाह मैं बनाता रहूंगा। सबको नजर आ रही है होपफुली? अब देखते हैं। देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, इफ यू फेल टू प्लान, इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लानिंग बनाने में नाकाम होते हैं तो समझ लें आप नाकाम होने की प्लानिंग बना रहे हैं, राइट? तो अगर आपने अभी तक अपने 2021 में अपीयर होने का कोई प्लान नहीं बनाया हुआ, ऐसे ही बस मूड के हिसाब से पढ़ते जा रहे हैं, कभी एक सब्जेक्ट उठाया कभी दूसरा उठाया, तो इट विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट्स, राइट? तो अभी हमने एक प्लान स्टडी करनी है, उस प्लान के हिसाब से मैं स्ट्रेटजीज बना के आया हूँ, वो देखते जाएं। देखें, पहले पहले हमने टाइम प्लान बनाना होता है कि टाइम पीरियड हमारे पास कितना बड़ा हुआ है एग्जाम के दिन के हिसाब से। वैसे तो कोविड-19 चल रहा है, वी आर नॉट श्योर कि फरवरी में एग्जाम हो या उसके थोड़ा लेट हो, और उम्मीद ये की जाती है, और उम्मीद भी है, अल्लाह ताला से दुआ भी है कि ये कोविड-19 जल्दी ख़त्म हो जाए और हर चीज़ मामूल के हिसाब से होने लगे। तो हमने टाइम प्लान उसी हिसाब से बनाना है जैसे एग्जाम होता है फरवरी में, राइट? उसके बाद सब्जेक्ट प्लान बनाना है हमें, और सिलेबस एनालिसिस करना है, पास्ट पेपर एनालिसिस क्या होता है, कंटेंट गैदरिंग कैसे होती है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, देन असेसमेंट करानी है किसी न किसी से जो भी आपको अवेलेबल हो, ठीक है? तो एक-एक चीज़ पे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। मेकिंग टाइम प्लान, डिसाइड योर अटेम्प्ट फर्स्ट, राइट? कि किस साल आप अपीयर हो रहे हैं, और आज की मेरे प्रेजेंटेशन का सारा फोकस होगा 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए। ये दूसरों पे भी अप्लाई हो सकता है, वो इसी से थोड़ी गाइडेंस लेंगे और अपना एक प्लान बनाएंगे, ठीक है? उनको एक रोड मैप मिल जाएगा कि किस तरीके से प्लान बनाया जाए। तो यू हैव टू डिसाइड योर अटेम्प्ट ईयर, देन यू हैव टू काउंट द टोटल डेज अवेलेबल, कितने दिन आपके पास अवेलेबल है टिल द एग्जाम, राइट? उसके बाद यू हैव टू फिक्स योर स्टडी अवर्स, कि कितने घंटे आपके पास मौजूद है, ठीक है? मतलब उन दिनों में कितने आवर्स, अब आवर्स का मतलब ये नहीं कि 24 आवर्स को उन दिनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आवर्स का मतलब है कि जितने घंटे डेली आपको पढ़ना है, ठीक है? उस पे आते हैं एक-एक चीज़ पे। देन यू हैव टू डिवाइड इट एज़ पर नीड्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। किसी कोई सब्जेक्ट होता है बड़ा लेंथी होता है, इट टेक्स मोर टाइम एंड मोर एनर्जी, तो उसको ज़्यादा आवर्स देने होते हैं, किसी को कम देने होते हैं, इस तरीके से, ठीक है? हमने डिवाइड करना होता है। अच्छा, अभी मिसाल की तरफ मिसाल लेते हैं कि 2021 में आप अपीयर हो रहे हैं और ये 2021 के लिए स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? आपका ईयर ऑफ अटेम्प्ट इज 2021। नंबर ऑफ आवर्स अभी मैंने आपके लिए कैलकुलेशंस की हुई है, अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो मुझे ज़रूर मैसेज या ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है? नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड इन अ डे इज डिटरमाइंड हाउ मेनी मंथ्स यू हैव टू स्टडी। दिस इज फॉर ऑल, ताकि आप समझ लें कि देखें, अगर आप जनवरी फरवरी से ये हम प्लान डिस्कस करते और आप उसी से प्लानिंग कर रहे होते जनवरी 2020 से कि मुझे 2021 में अपीयर होना है, तो फिर तो पूरा एक साल पड़ा हुआ था ना आप लोगों के पास। तो अगर मंथ्स
ज़्यादा हैं तो इवन दिन में आप थोड़े आवर्स कम कर सकते हैं, ठीक है? अपनी फैसिलिटी देख के, अपने इश्यूज़, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, ठीक है? सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि घर में काम है, बाहर काम है, जॉब है या कुछ भी है। तो अगर आपके पास मंथ्स के हिसाब से टाइम ज़्यादा है, तो आप आवर्स इन अ डे कम कर सकते हैं। अगन अगर आपके पास मंथ्स कम है, तो फिर आप आवर्स बढ़ा देते हैं दिन के। और अभी आप लोगों को पता है कि आवर्स मंथ्स हमारे पास इतने नहीं है, ठीक है? तो इस वजह से हमें आवर्स एक दिन में बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है? फॉर दोज़ हू आर अपीयरिंग 2021। अभी देखें एस्पिरेंट्स ऑफ 2021 ने कुछ काम तो पहले ही कर लिए होंगे अभी तक, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आर दोज़ हू आर गोइंग टू अपीयर इन 2021 वो अभी से तो स्टार्ट नहीं कर रहे होंगे ना, ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने पहले काम किया होगा, ठीक है? तो दे मस्ट हैव स्टार्टेड देयर प्रेप मंथ्स अगो। मतलब जनवरी फरवरी से उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया हो या उससे पहले शुरू कर दी हो तैयारी, ठीक है? क्योंकि प्लानिंग तो आपके पास होती है ना कि व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर। तो उसके बाद अ लॉट ऑफ वर्क इज़ ऑलरेडी डन। आपने पहले ही कोई नोट्स बना लिए होंगे, वन रीडिंग कर ली होगी, वन बुक रीडिंग कर ली होगी, सब्जेक्ट्स पढ़ लिए होंगे बहुत सारे, ठीक है? प्रैक्टिस कर ली होगी, किसी अकेडमी में पढ़ लिया होगा, ठीक है? और उसके अलावा अब हम अगर देखें वी हैव ओनली 6 मंथ्स टाइम, ठीक है? अभी आप फ़रवरी को काउंट हम नहीं कर रहे, राइट? फ़रवरी को हम बाद में देखेंगे कि फ़रवरी में क्या करना है। फ़रवरी में अक्सर आप देखेंगे कि एग्ज़ाम 14 फ़रवरी को होता है, राइट? या 10 के बाद होता है, 10 टू 15 के अंदर होता है ये। तो ये पहले 10-15 दिन जो है ना हमारे पास, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल आप जनवरी तक का टाइम देख लें कि अभी से अगर हम अगस्त 1 से स्टार्ट करें, राइट? क्योंकि जुलाई इज़ अबाउट टू एंड नाउ और इसके बाद आप सोचें आपने इस प्लान पे काम करना है। तो उसके बाद यू हैव 6 मंथ्स अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है? इन 6 महीने में हमें काम कैसे करना है उस पे आते हैं। देखें टोटल मंथ्स फ्रॉम अगस्त टू जनवरी 31st, 1 अगस्त टू जनवरी 31st मीन्स 6 हो गए, ठीक है? और उसके बाद अगर उसको डेज़ में काउंट करें क्योंकि कुछ महीने 31 डेज़ के होते हैं, कुछ 30 डेज़ के होते हैं, तो मैंने ये काउंट किया हुआ है तो इट बिकम्स 184 डेज़, राइट? 1 अगस्त टू 31 जनवरी, 184 डेज़ यू हैव, राइट? अच्छा, मतलब एग्ज़ाम डे, पहली आगे से एग्ज़ाम तक आपके पास 184 डेज़ हैं और अभी आपको कम से कम 10 से 12 घंटे स्टडी करनी चाहिए, ठीक है? अगर ये स्टडी आप 10 से 12 घंटे कर लेते हैं, तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है? और मैं बताऊँगा कि 10 से 12 घंटे को कैसे पढ़ना है। देखें, अगर हम 10 घंटे की स्टडी को मल्टीप्लाई करते हैं विथ आवर डेज़, 184 डेज़, तो आपके पास मैक्सिमम आवर्स मिनिमम आवर्स जो अवेलेबल है, मिनिमम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 से 12 का है, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12 आवर्स अ डे आपको पढ़ना है। तो अगर मिनिमम 10 घंटे आप पढ़ रहे हैं, तो आपके पास 1840 आवर्स टू स्टडी है, ठीक है? और बहुत बड़ा टाइम है ये, ठीक है? उसके बाद अगर 12 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यू हैव 2208 आवर्स टू स्टडी मैक्सिमम। टिल एग्जाम, राइट? ये बहुत बड़ा टाइम है। आगे देखते हैं। नाउ डिवाइड 10 और 12 आवर्स अ डे इनटू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अभी सब्जेक्ट प्लान पे आ रहे हैं, ठीक है? मेकिंग सब्जेक्ट प्लान। डिवाइड योर सब्जेक्ट्स इनटू रेगुलर एंड इरेगुलर सब्जेक्ट। ये मैं अक्सर किया करता था, आप उनको कुछ भी नाम दे दें, ठीक है? इस तरीके से हमने इसको डील करना है। देखिए, वो क्या होते हैं उस पे मैं बताता हूँ कि रेगुलर और इरेगुलर का मतलब क्या है यहाँ पे। रेगुलर सब्जेक्ट्स में उन्हें कहता हूँ व्हिच नीड्स टू बी स्टडीड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर प्रेप टू द लास्ट डे। अब मुझे पता नहीं पहले आपने क्या किया हुआ है, लेकिन अब से ही अगर ले लें, इस प्लान पे काम कर लें, तो पहली अगस्त से हमने काम शुरू करना है उन सब्जेक्ट पे और आखिर तक उन सब्जेक्ट को पढ़ना है। क्योंकि दे नीड मोर टाइम, मोर एनर्जी, मोर प्रैक्टिस, राइट? इसी वजह से उनको रेगुलर सब्जेक्ट पे रखेंगे, उनको कभी भी छेड़ना नहीं है। वो आज से अगस्त से चलेंगे और आपके जनवरी तक चलते रहेंगे, ठीक है? और इरेगुलर सब्जेक्ट्स उन्हें कहता हूँ जिन्हें हमने फिक्स्ड नंबर ऑफ डेज़ में पढ़ना है। कि भाई 10 दिन इसको दे दिए, 15 दिन इसको दे दिए, अब इसको छोड़ो दूसरे पे आ जाओ, ठीक है? तो इसे मैं इरेगुलर सब्जेक्ट्स कहता हूँ जो चेंज होते रहेंगे, ठीक हो गया? आवर्स स्पेंट शुड बी फिक्स फॉर बोथ, ठीक है? मतलब नंबर ऑफ आवर्स यू आर गिविंग वो दोनों पे हमने फिक्स करते हैं कि रेगुलर सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट को कितना, किस सब्जेक्ट को कितना, इरेगुलर सब्जेक्ट्स में किस वक़्त को, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। अभी अगेन इस पे आते हैं डिटेल में। रेगुलर सब्जेक्ट्स कैन बी इसलिए कह रहा हूँ कि आप आई डोंट नो कि आपकी माइट भी किसी सब्जेक्ट में जिसको मैं मेंशन कर रहा हूँ गिरफ्त ज़्यादा और आप समझ रहे हो कि आपको ज़रूरत नहीं है उस सब्जेक्ट को पढ़ने की रेगुलरली,
तो आप उसको रेगुलर में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। या कोई ऐसा मुश्किल सब्जेक्ट है जो आप लोग समझ रहे हैं कि भाई ये तो मेरे लिए नई चीज़ है, तो आप उसको रेगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो नॉर्मली होने चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए। इंग्लिश ऐसे भाई अगस्त 1 से आपको स्टार्ट करना है और जनवरी तक ये आपको काम करना है इस पे, इसको छोड़ना नहीं है कभी भी, ठीक है। यू नो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फेल इन इंग्लिश ऐसे, राइट। देन कम्स इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। इस पे भी हमने अपना अगस्त से स्टार्ट करता है, पहली अगस्त से काम और आखिर तक काम करना है इस पे, ठीक हो गया। और देन करंट अफेयर्स, क्योंकि देखिए करंट अफेयर कोई फिक्स नंबर ऑफ टॉपिक्स तो नहीं है ना, सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, आपको उन पे जरूर काम करना है। लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम्स नए डेवलप होते रहते हैं, इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स में देख लें अगर आप, या पाकिस्तान इश्यूज देख लें, तो आपने वो सारे काम करना होता है, तो इसी वजह से करंट अफेयर को डेवलप करना होता है। वैसे ही आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो इनको रेगुलर सब्जेक्ट्स में रख सकते हैं। ऑल अदर कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, अब मतलब 3 सब्जेक्ट्स तो आपके हो गए, बाकी जितने भी कंपलसरी में रहता है पाकिस्तान फेयर, कंपलसरी में रहता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, और कंपलसरी में रहता है आपका इस्लामियात। 3 ये हो गए और 6 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो गए, राइट। तो ये जो 9 सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट माइट भी 9 ना हो, क्योंकि आपके 200 मार्क्स का कोई सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट एक राउंड होता है, लेकिन पेपर 2 होते हैं 100 के, ठीक है। तो उन सबको मिला के मैं कह रहा हूँ 9। अब ये जो 9 सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनको हम नाम दे रहे हैं इरेगुलर सब्जेक्ट्स का, और उन पे हमने काम करना है फिक्स नंबर ऑफ टेस्ट पे, ठीक हो गया। और ऊपर वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो रेगुलर हैं। कैसे कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रेगुलर सब्जेक्ट्स को आप 6 घंटे दे दें, ठीक है। भले आप 10 आवर्स आपके पास स्टडी प्लान हो ना, तो 6 घंटे आप रेगुलर सब्जेक्ट्स को दे दें। कैसे देना है वो बताता हूँ। 2 आवर्स फॉर एसी डेली, एसी को 2 घंटे, ऐसे को 2 घंटे डेली दें। 2 आवर्स फॉर इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपोजिशन डेली, 2 आवर्स फॉर करंट अफेयर्स, राइट। ये 6 घंटे इस तरीके से होंगे, और इनमें क्या क्या करना है उस चीज पे भी मैं आता हूँ। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की जनरल एबिलिटी वीक होती है। जनरल साइंस का जो पार्ट है 40 मार्क्स का, अगर आप समझते हैं जनरल एबिलिटी वीक है आपकी, या जनरल साइंस वीक है, तो आप क्या करें, करंट अफेयर को जो है ना, आपने 1.5 आवर कर देना, मतलब 1.5 घंटे कर देना है, ठीक है। 1.5 आवर कर देना है, और जनरल एबिलिटी के 30 मिनट्स उसको डेली ऐड कर दें। साइंस फिक्स नंबर पे कर लेना, एबिलिटीज को ऐड कर लें। डेली 30 मिनट्स में आपने एक एक एरिया, एक एक हफ्ते में, हफ्ता में कवर करते रहें। इस हफ्ता मुझे ये पढ़ना है, दूसरे हफ्ते मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं, अगर आपके पास जनरल एबिलिटी का प्रॉब्लम है। अगर नहीं है तो देन लीव इट। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मसला होगा, कोई जॉब कर रहा है, कोई क्या, तो अगर आपने मिनिमम 10 आवर्स अ डे नहीं दे सकते, तो इवन मैं कहूँगा कि करंट अफेयर को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आपने सिर्फ 4 घंटे रेगुलर सब्जेक्ट कर देना है, 2 आवर्स ऐसे, 2 आवर्स इंग्लिश प्रेसी। क्योंकि करंट अफेयर्स भी आपने, अगर आप आखिरी 2 महीनों में काम कर रहे हैं ना उस पर, तो उस वक्त आप देखेंगे कि कौन से इश्यूज डेवलप हो चुके हैं, तो उन पे आप जो हॉट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, उस वक्त के, उसमें बहुत सारी एरियाज होती हैं। आप इंटरनेशनल इश्यूज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। फॉरेन पॉलिसी मींस इंटरनेशनल रिलेशंस जो है कंट्रीज के, पाकिस्तान विद अदर वर्ल्ड एंड दुनिया के आपस में, ठीक है। तो जैसे अमेरिका और चाइना के हो गए, तो वो कुछ हार्ड टॉपिक्स आप कवर कर लेंगे। इंटरनेशनल इश्यूज के कुछ हार्ड टॉपिक्स कवर कर लेंगे, नेशनल इश्यूज के कुछ हार्ड टॉपिक कवर कर लेंगे, तो आपका वो भी हो सकता है, ठीक है। ये मैं आपको अल्ट्रेशन में बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ हो सकती है, अदरवाइज वो 6 घंटे, ठीक है। वर्किंग ऑन ऐसे फॉर 2 आवर्स, अभी 2 घंटे ऐसे पे काम क्या करना है, ठीक है। लर्निंग द आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग सबसे पहले, ठीक है। आई गेस यू आर ऑलरेडी डन विद द पार्ट ऑफ दिस पार्ट एट दिस स्टेज। यहाँ तक तो आपने ऐसे पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा कि ऐसे में जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होता है ऐसे का, वो आपका कवर है, आपके राइटिंग स्किल्स कवर हैं फॉर ऐसे राइटिंग, ठीक है। बाकी कंटेंट गैदरिंग पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपका ये पार्ट डन है। अगर नहीं भी है तो आप इस पे काम कर सकते हैं अभी से। अच्छा, फाइंडिंग एरियाज रिपीटेडली आस्क्ड इन एग्जाम। अच्छा, मैंने एक चीज नोट की है, अगर आप 70 से लेके एसएस सीएसएस के नोट करेंगे, तो उसमें कुछ एरियाज हैं जो रिपीटेडली आते हैं। एरियाज की बात कर रहा हूँ, फिक्स टॉपिक किसी की बात नहीं कर रहा। एजुकेशन पे आप देखेंगे किसी न किसी एंगल से टॉपिक्स आते रहते हैं, वुमेन और जेंडर रिलेटेड ऐसे आते रहते हैं, ठीक है। और दूसरा, मैं कोटेशन को खुद एक पूरी बड़ी एरिया कहता हूँ। कोटेशन को इसलिए कह रहा हूँ, देखें कोटेशन जाहिर बात है सेम तो नहीं आ रही होगी ना, हर कोटेशन डिफरेंट होगी, लेकिन आपने कोटेशंस पे काम करना है।
ठीक है, कि कोटेशन एसेस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है और कोटेशंस को कैसे, उसकी आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, कैसे ब्रेक किया जाता है। तो मैं अगर आपको कहूँ पास पेपर की सारी कोटेशंस अगर आप सॉल्व कर लें, उसकी आउटलाइन बना लें, इंट्रो बना लें, ट्रिक प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, उसका मकसद निकाल लें, उसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपने इंस्टेंसेस और एग्जाम्पल्स कलेक्ट करने हैं, वो कर लेंगे, तो जो भी कोटेशन अभी आनी है ना वो आपकी हो जाएंगी। एक तो देखें कभी कभी रिपीट भी होती हैं, रिपीट ना भी होती हैं तो उनका मोरल लेस मकसद सेम होता है। ठीक है, तो आपने एग्जांपल्स जो भी कोटेशन के पढ़ने हैं वो किसी न किसी दूसरे कोटेशन में फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पे भी आपने काम करना है। तो टू मी ये 3 मेन एरियाज हैं, इस पे तो हर कैंडिडेट को काम करना है। ऐसे एक ही अटेम्प्ट करना होता है। आपने एजुकेशन पे क्या करना है 70 से लेके आज तक। ठीक है, अब ये नहीं समझना कि भाई काम बड़ा हो गया। अच्छा एक चीज नोट कर लें, कहते हैं ना हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि आपने मेहनत नहीं करनी। To me, smart work is another name of hard work, but in right direction with a planned study, with a particular plan, right? तो आपने क्या करना है कि 70 से लेके अगर आज तक आप पास पेपर उठा लें, उसमें से एजुकेशन के टॉपिक देखें, कितना टाइम लगेगा? बहुत ही कम टाइम लगेगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उसमें फिर आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर के माइंड में आज तक एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या आ चुका है। तो आपने हर चीज से, हर एस्पेक्ट से देखना है, क्योंकि एग्जामिनर की मर्जी है, अगर कोई 70 वाला टॉपिक रिपीट कर ले फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे मैंने तो 10 साल पास पेपर देखे थे। तो भाई 5 मिनट और लगा लें, पास पेपर से टॉपिक देख लें और उस पर थोड़ा काम कर लें। ठीक है, इस तरीके से जनरल और वुमन से भी निकाल लें। ठीक हो गया। और ये कलेक्टिंग टॉपिक हो गया जो मैंने आपको बताया। फिर कलेक्टिंग अदर इंपॉर्टेंट एरियाज दैट कैन बी आस्क्ड रिलेटेड टू अबव थी 3 एरियाज, एजुकेशन, वुमन एंड कोटेशन। उनसे रिलेटेड देख लें कि कोई नई एरिया आपने अखबार में पढ़ी हो, न्यूज़ में सुनी हो, टेलीविजन में देख ली हो, किसी किताब में पढ़ ली हो इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि भाई ये आजकल तो ये डेवलपमेंट है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए एजुकेशन में अपना एक टॉपिक आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट। अभी ये नई चीज़ है, पहले पास पेपर में कभी नहीं आई हुई, लेकिन एक नई डेवलपमेंट है, दुनिया में हो रही है, इस पे काम हो रहा है, तो आपने इसको भी देख लेना है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा फिर आपने क्या करना है, कलेक्टिंग डेटा फॉर द टॉपिक्स। बैठ जाएं गूगल पे, बैठ जाएं, देखिए किताबों में आपने ऐसे क्या पढ़ना होता है, किताब में किसी न किसी एक पर्टिकुलर एंगल से लिखा होगा ना, आपने गूगल करना है, रिसर्च करना है, बहुत सारे टॉपिक, जो टॉपिक्स आपने इकट्ठे किए उन पे काम करना है। ठीक है, तो डेटा वहां से इकट्ठे करते जाएं पहले, फिर हार्ड कॉपी में उसको निकाल के पढ़ना शुरू करें, रीड करें, अंडरस्टैंड करें, और क्लेम भी करनी है आपको डेटा से रिलेटेड। ठीक है, फिर उनकी आउटलाइंस बनाए हैं और इंट्रोडक्शन। मेरे ख्याल में ये आपने एक दो ऐसे पूरा लिखना है। ठीक है, और किसी से सेस कराना है। बाकी आप बॉडी पैराग्राफ लिख देंगे, टेक्निकल चीजें जो होती हैं वो आउटलाइन होती है, इंट्रोडक्शन होता है और कंक्लूजन होता है, तो उन पे तो ज्यादा काम किया करें। ठीक है, और आखिर में आपने क्या करना है, सिर्फ इन तीन टॉपिक्स पे काम तो नहीं करना ना। एग्जामिनर की मर्जी है, कभी कभी ये इन 3 टॉपिक्स को मिस भी कर सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आज से रिलेटेड, ठीक है, मतलब आज की डेवलपमेंट जो इंटरनेशनल और नेशनल चल रहे हैं उनसे रिलेटेड 10 to 15 और टॉपिक्स आपने अपना डिटरमाइन करने और उन पे काम करना है। जैसे कोविड-19 किसी न किसी एंगल से आ सकता है। ठीक है, वो इकोनॉमी से रिलेटेड आ जाए, वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड आ जाए, और हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड आ जाए कि वर्ल्ड हेल्थ सिस्टम या पाकिस्तान हेल्थ सिस्टम, राइट, पाकिस्तान की इकोनॉमी या ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड किसी न किसी एंगल से आ सकता है, तो आपने उस पर भी काम करना है। इस तरीके से टॉपिक्स फाइंड आउट करें। और टॉपिक्स फाइंड आउट करने का आसान तरीका ये होता है कि आप जो चीज़ न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में बार बार आ रही होती है ना, जो इशू समझ लें उसकी इंपॉर्टेंस है, तो उस पर थोड़ा काम जरूर कर लीजिए। अच्छा, ये हो गया ऐसे। अभी वर्किंग ऑन 2 hours फॉर इंग्लिश प्रेसिंग कंपोजिशन, उस पर कैसे काम करना है मैं बताता हूँ। देखें, पहले तो एरियाज ऑफ सिलेबस देखना है कि सिलेबस में कौन कौन सी चीजें वो मांग रहा है। ठीक है, उन सब एरियाज को आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, उसको एक में कहता हूँ कंपोजिशन पार्ट। कंपोजिशन पार्ट यहाँ मेरा मतलब है जैसे प्रेसी आ जाए और रीडिंग कम्प्रीहेंशन आ जाए। दूसरे को मैं कहता हूँ ग्रामर पार्ट। ठीक है, तो आपने करना क्या है, 4 डेज, अभी कंपोजिशन पार्ट में पहले डिस्कस कर रहा हूँ कि 4 डेज प्रैक्टिस करें प्रेसी राइटिंग की, और 3 डेज प्रैक्टिस करें रीडिंग कम्प्रीहेंशन की, पर 1 hour डेली। ठीक है, अभी कंपोजिशन पार्ट को आपने सिर्फ 1 घंटा देना है। कंपोजिशन पार्ट में फिर आपने प्रेसी राइटिंग है और आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन है। ठीक है,
लेकिन प्रेसी राइटिंग मतलब आपने पहली तारीख से पढ़ना शुरू किया है, पहली तारीख एक दिन 1 घंटा जो आपने कंपोजिशन को देना है उस प्रेसी करनी है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, फिर 5वें दिन कंप्रीहेंशन, छठे दिन कंप्रीहेंशन, 7वें दिन कंप्रीहेंशन। ठीक, तो इससे होगा क्या देख लें, वी हैव 4 वीक्स इन अ मंथ, राइट, 4 हम प्रेसी कर रहे हैं, तो एक मंथ में हो रही है 16, एंड यू हैव गॉट 6 मंथ्स टू स्टडी, तो हो जाती है 96 प्रेसी। भाई ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस होती है अगर आप 96 प्रेसी कर लें। ठीक है, और मैं कहता हूँ चलो इसमें कभी कभी कोई किसी काम की वजह से कुछ रह भी जाए, ठीक है, तो भाई अगर आपने 50 प्रेस भी प्रैक्टिस कर ली, ये मैं ऐसे समझ लें 50% कर रहा हूँ इसका, ठीक है, तो फिर भी बहुत चीज़ है, लेकिन आपने 96 कर ली तो आप समझ लें आपकी प्रेस बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। अच्छा, और ये भी समझ लें कि कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है, 1 घंटे में 2 प्रेस भी हो सकती हैं अगर पैसे छोटा है तो, ठीक है, लेकिन आई वुड सजेस्ट के प्रेसी टेक्स टाइम, राइट, क्योंकि प्रेसी में बहुत सारी स्किल्स होती हैं, आपने पहले तो रीडिंग कंप्रीहेंशन स्किल्स डेवलप करनी होती है, पैसेज को समझना होता है, देन फिर आपको क्या करना होता है कि आपको समराइजेशन स्किल चाहिए होती है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी अनइम्पॉर्टेंट है, देन आपको जो रिक्वायर्ड चीज़ होती है वो कंपोजिशन स्किल का, आपने पैराग्राफ कंपोज भी करना होता है, तो इट टेक्स टाइम। उसके बाद अगर हम कॉम्प्रीहेंशन की भी बात कर लें तो कॉम्प्रीहेंशन जो 3 दिनों में हो रही है उसमें भी अगर हम मिनिमम एक ही कर लें 1 घंटे में, वैसे कॉम्प्रीहेंशन 2 हो सकती है लेकिन एक भी कर लें तो अगेन देर आर 4 वीक्स इन अ मंथ, ठीक है, इन अ मंथ, तो 4 इंटू, अच्छा, मैंने इसका जो रेशो लगाया वो ये है कि वैसे 3 कर दीजिए हफ्ते, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि वैसे तो 1 घंटे में 2 हो सकती है, अगर आप 3 दिनों में 4 कर लें बहुत है ना, इट्स वेरी इजी टास्क, राइट, तो 4 कर लें, किसी भी दिन आपने जब 2 छोटी करनी हो तो उस दिन 2 कर लें, बाकी 1-1 कर लें, तो इसको भी वही रेशो रख लें तो 96 हो जाती है, ठीक है, अगर ये आपने 2 कर ली तो फिर तो 192 हो जाती है, लेकिन हम इसको छोड़ देते हैं, 1 घंटे में 1 ही कर लेते हैं, बड़े आराम से बैठ के कर लेते हैं, तो फिर भी 96 comprehension and 96 pressing in this 6 months time, only spending 1 hour। आप ये देख लें कि 1 घंटे की रिजल्ट क्या मिल रही है कि 6 महीनों में आपने 96 प्रेसी सॉल्व कर ली है, 96 कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर लिए, ठीक है। अच्छा, अभी 1 घंटा रहता है कंपोजिशन का, वो है ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट में आपकी नरेशन, करेक्शन, वोकैब, ट्रांसलेशन, एक्टिव पैसिव, एनालॉजी, प्रपोजिशन, पंक्चुएशन, इडियम्स, ऐसे सवाल आ जाते हैं, ठीक है। आपने 15 मिनट्स देने अपने वोकैब को, ठीक है, 10 वर्ड्स डेली कर लें, ठीक है, होपफुली बहुत सारे वोकैब तो आपने याद कर भी ली होगी, ठीक है। अच्छा, अगर 10 वोकैब अ डे तो 184 डेज को ये बन जाती है 1840 वर्ड्स, राइट। जीआरई के 3500 वर्ड्स होते हैं और आपने 1840 वर्ड्स कर लिए होंगे, ठीक है। अगर कम भी हुए तो आप फिर भी समझ लें आपने 1500 वर्ड्स भी कर लिए, 1000 वर्ड्स भी कर लिए, तो इट विल हैव इम्पैक्ट, राइट। और मैं आपको ये बता दूं कि वोकेब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपोजिशन पेपर। आपकी एनोलॉजी भी वोकेब है, आपका 20 मार्क्स का वोकेब का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, पैसा वर्ड्स भी आपके वोकेब है, तो एक्चुअली 20 मार्क्स आपकी सिनोनिम एंटोनिम, दैट इज 50% ऑफ द पासिंग मार्क्स, आपको 40 चाहिए हो रही होती है और आपकी वोकैब 20 मार्क्स ले रही है, देन एनोलॉजी 10 मार्क्स आ रही है या 5 मार्क्स आ रही है, ठीक है, और 10 मार्क्स आपकी पैसा वर्ड्स आ रही है, तो अराउंड 40 मार्क्स तो आपकी सिर्फ वोकैब बना रही है ना इस पेपर में, तो वोकैब पे काम जरूर करना है, ठीक है। अभी टाइम नहीं, अदरवाइज वोकैब के लिए इंशाल्लाह कभी मुझे टाइम मिला तो मैं आपको मेमोरी टेक्निक्स पे भी बात करूंगा कि हाउ टू क्रेम द वोकैब। 10 मिनट्स फॉर पेयर्स ऑफ वर्ड्स, 5 पेयर्स ऑफ वर्ड्स याद कर लें, एक साल में 7-8 आ जाते हैं, वो एक साल कर लें, एक साल में 5 कर लें तो काफ़ी है, तो 5 पेयर्स ऑफ वर्ड्स मीन्स 184 डेज से मल्टीप्लाई करें तो 920 पेयर्स बनते हैं। पेयर्स में कभी 2 कभी 3 भी आ जाते हैं, राइट, पेयर्स ऑफ, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें पेयर से तो ये अगेन वर्ड्स कितने बन जाते हैं समझ लें, वही 1840, क्योंकि पेयर याद कर रहे हैं ना आप 5, ठीक है, तो अगर आप इनको प्लस कर लें तो ये आपके 3680 वर्ड्स बन रहे हैं, इसमें सेम भी आ रहे होंगे लेकिन इतने सारे सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो भाई अगर आपने इसमें से 2000 भी वर्ड्स याद कर लिए ना, इट्स मोर देन इनफ, ठीक हो गया। अच्छा, 5 मिनट्स फॉर 5 इडियम्स फ्रेजल वर्ब्स अ डे, ठीक है, उसको भी टाइम दिया करें, और 920 इडियम्स काफ़ी हैं, ठीक है, 30 मिनट्स फॉर ईच पेयर। अभी बाकी ये 30 मिनट्स रहते हैं इस 1 घंटे में से, आपने 30 मिनट्स फॉर ईच एरिया फॉर अ वीक,
लाइक नरेशन को एक हफ्ता दे दिया, फिर करेक्शन को दे दिया, फिर दूसरा हफ्ता ट्रांसलेशन पे काम किया, उसके बाद एक्टिव पैसिव पे किया, फिर प्रपोजिशन पे किया, और ये रोटेशन पे पॉलिसी रखा है। 4 एरियाज ऑफ वीक करें। उस हफ्ते में क्या करना है, उस आज के 30 मिनट में मैंने उसके रूल्स पढ़ लिए, कल भी रूल्स पढ़ लिए, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू की, ठीक है। इस तरीके से आपने टिल एग्जाम ये काम करना है। वर्क ऑन सच एरियाज शुड बी लाइक अंडरस्टैंडिंग रूल्स एंड प्रैक्टिसिंग व्हाइल फाइंडिंग डिफरेंट एरियाज। सबसे पहले फाइंडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मेन एरियाज ऑफ करंट अफेयर्स। देखें, एक तो आपको सिलेबस दिया गया होता है, ट्राई टू सॉल्व ऑल द टॉपिक्स ऑफ सिलेबस फर्स्ट। पहले तो सिलेबस कवर कर लेना चाहिए, ताकि उसके बाद आप ये ना करें काश मैं सिलेबस पढ़ लेता, क्योंकि सिलेबस से टॉपिक आ गया और मैंने उसको छोड़ दिया। तो सिलेबस कवर कर लें, उसके बाद हार्ड टॉपिक्स पे आते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक एरियाज जो मैंने अपना सिलेबस में भी दी गई है, और उसको अगर हम ब्रेक करें तो लोगों के लिए आसानी होती है, स्टूडेंट्स के लिए, वरना वो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि न्यूज़पेपर से हम करंट अफेयर कैसे तैयार करें, कौन सी एरियाज पढ़ें, कौन सी ना पढ़ें, ठीक है। तो आपने करंट अफेयर को इन 4 एरियाज में डिवाइड करना है: इंटरनेशनल इश्यूज, नेशनल इश्यूज और फॉरेन रिलेशंस। ये तो आपके सिलेबस में भी आ जाता है फॉरेन पॉलिसी, लेकिन इसमें आप ऑर्गेनाइजेशंस को अलग कर दें। तो ये 4 मेन एरियाज होती हैं जिस पे आपको काम करना होता है। ऐसे ही आपने 8-10 इंटरनेशनल इश्यूज पे काम करना है, 8-10 नेशनल इश्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पे काम करना होता है, ठीक है। फॉरेन रिलेशंस करने होते हैं पाकिस्तान के दुनिया के साथ और दुनिया के आपस में, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना होता है। ऐसे 8-10 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना होता है, ठीक है। तो वो आपने फाइंड आउट करने हैं इंपॉर्टेंट, कवरिंग ऑल द टॉपिक्स गिवन इन द सिलेबस, देन वर्किंग ऑन हॉट करंट इश्यूज रिपीटेडली कमिंग इन द न्यूज। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर इन टॉपिक्स के बारे में हम क्या पढ़ें और किस तरीके से नोट्स बनाएं, और न्यूज़पेपर में से किस तरह से चीजें निकालें, कहाँ पे फिट करें, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 70 से लेके आज तक करंट अफेयर के पेपर्स का एनालिसिस करें, उसके क्वेश्चंस देखेंगे, तो आई हैव फाउंड दीज मेन हेडिंग्स। ये एग्जामिनर एक्चुअली इनसे बाहर नहीं जा रहा होता, यहाँ से ही सवाल कर रहा होता है। पूछ रहा होता है व्हाट, कि भाई फिलहाल टेररिज्म, इंटरनेशनल इशू, टेररिज्म है क्या, ठीक है। इस टॉपिक पे हम क्यों बहस कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट्स इट्स इंपॉर्टेंस, राइट। इकोनॉमी है, इकोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। काजेज क्या है, इकोनॉमी डाउन क्यों जा रही है, टेररिज्म क्यों बढ़ रही है, काजेज क्या है। अच्छा, उसको सॉल्व करने में हर्डल्स क्या हैं वो पूछ सकते हैं, इम्पैक्ट्स क्या पड़ रहे हैं इन दोनों के, सजेशंस क्या हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स उनकी क्या होती हैं। ज्यादा से ज्यादा कंपैरिजन पूछ लेता है दो चीजों के बारे में। तो आपने अगर न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल भी पढ़े ना, तो आपको इन चीजों पे देखना है। मिसाल देते हैं, नेशनल इश्यूज भी देख लें, भाई पाकिस्तान से इकोनॉमी, आपने यही पढ़ना है कि इकोनॉमी होती क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या क्या चीजें आती हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और क्या सबब है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन जा रही है, उसके इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं और उसको कैसे हल किया जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो मैं आपको बता रहा था, जो नेशनल इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इकोनॉमी देख लिया, तो उसमें भी वो यही चीजें पूछ रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल इशू देख लें, तो इंटरनेशनल इशू में भी आपको क्या पूछेगा, यही पूछेगा जैसे मैंने टेररिज्म बता दिया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन बता दी। इवन फॉरेन रिलेशन देख लें ना, भाई पाकिस्तान अमेरिका के बीच में रिलेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है क्या अभी, व्हाट, क्या इंपॉर्टेंस है, और क्यों खराब हो रहे हैं, इरिटेंट्स क्या है उन दोनों के बीच में, वो एक आदत हो गए, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं दोनों के, मतलब काजेज भी अगर आप देखेंगे, रिटर्न भी देखेंगे, दोनों तरफ से देखेंगे, और इम्पैक्ट्स भी दोनों पे क्या पड़ रहे हैं, सजेशन दोनों तरफ की से फॉरेन पॉलिसी सजेशंस क्या होनी चाहिए, ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है। तो यही चीजें हो रही होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन का भी यही पूछेगा, यूएनओए क्या इंपॉर्टेंस रखता है क्या, और क्यों फेल जा रहा है, ठीक है, कैसे उसको बेहतर किया जाए, रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है, तो यही पूछ रहा होता है। तो आपने इन पे काम करना है, तो आपकी करंट अफेयर आसान लगेगी आपको। अच्छा, कोशिश करके डिफरेंट इश्यूज के बैकग्राउंड को जरूर पढ़ लें, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि आपका आइडिया क्लियर हो जाता है उस टॉपिक के बारे में, देन यू कैन कमेंट और एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हो गया रेगुलर सब्जेक्ट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स रेगुलर सब्जेक्ट्स। रेगुलर सब्जेक्ट्स का मेरा मतलब क्या था कि जिसको फिक्स नंबर ऑफ आवर्स एंड फिक्स नंबर ऑफ डेज में कवर किया जाए। तो वो जो रेगुलर थे वो फिक्स नंबर ऑफ आवर्स तो हैं, लेकिन फिक्स नंबर ऑफ डेज नहीं है। वो आपने 1 अगस्त से शुरू करना है और जनवरी के आखिर तक, ठीक है। रेगुलर सब्जेक्ट्स को आपने फिक्स नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट करना है। All other subjects other than above three are irregular subjects. They need to be covered in a fixed period of time. Take one subject at a time for some days. Right? अभी इसमें दो दो नहीं चलाने, वो हमारे 3 लगातार चल रहे हैं, इसमें से अभी एक एक लेना है। 4 to 6 hours a day to cover the subject. मैंने आपको बताया, अगर मिनिमम 10 घंटे आप दे रहे हैं तो 4 घंटे आपके पास फिर भी रहते हैं। अगर 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपके पास 6 घंटे रहते हैं, और वो आपके इस इरेगुलर सब्जेक्ट्स के लिए होंगे। मिसाल ले लें, हम इस्लामियात ले रहे हैं,
ठीक है। देयर आर 7 चैप्टर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज सिलेबस, और अगर आप टॉपिक्स काउंट करेंगे तो देयर आर अराउंड 50 टॉपिक्स, जिसमें छोटे बड़े टॉपिक हो रहे हैं, वो सारे इंटरलिंक्ड भी होते हैं, तो ऐसा ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है इस्लाम का। 1 चैप्टर अ डे कैन बी पॉसिबल विद इन 4 to 6 आवर्स अ डे, क्योंकि पहले भी आपने तैयारी कर ली है, ठीक है, इतना टाइम आप पढ़ते आ रहे हैं, तो एक चैप्टर अगर एक दिन में कवर कर लें, ठीक है, विद 4 to 6 आवर्स राइट इन अ डे, तो आई थिंक एक चैप्टर हो सकता है। अगर लाइक पहला चैप्टर थोड़ा लंबा होता है, दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर छोटा है, ठीक है, कुछ चैप्टर छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, तो अगर आपको समझ आ रही है कि भाई एक चैप्टर एक दिन में नहीं हो रहा, तो चलो सब चैप्टर्स को इंक्लूडिंग स्मॉलर चैप्टर्स दो दो दिन कर लें, बिल्कुल बड़ा है तो 3 कर लें और दूसरे को 1 कर लें, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम एवरेज निकालें कि 2 डेज़ फॉर अ सिंगल चैप्टर, तो ये क्या बनता है, 14 डेज़ बनते हैं। 6 दिन एक्स्ट्रा लगा देते हैं कि भाई हमने थोड़ा क्रैमिंग में टाइम लग लिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं, तो 20 डेज़ इनफ होते हैं ना, ठीक है, तो 15 to 20 डेज़ फॉर इस्लामियात इनफ होते हैं, ठीक है। इट वुड बी देन रिप्लेस्ड बाय अदर रेगुलर सब्जेक्ट एंड देन फिक्स टाइम एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट। इस तरीके से आपको रेगुलर सब्जेक्ट चलाने हैं। इस्लामियात पूरा हो जाए, फिर दूसरा आ जाए, वो पूरा हो जाए, फिर दूसरा हो जाए, इस तरीके से ये बाकी जो 9 सब्जेक्ट्स थे, मैंने आपको बताए थे, वो कवर करने हैं। टोटल 9 सब्जेक्ट्स कैसे हैं वो मैंने आपको बताया। देखें, आईआर एक सब्जेक्ट है, लेकिन उससे पार्ट 1 पार्ट 2 है। पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 है। 200 मार्क्स में ऐसा होता है, तो हमने इंडिविजुअली एक सब्जेक्ट को काउंट कर रहे हैं 100 मार्क्स को, तो वो 9 बनते हैं, 3 कंपल्सरी, 6 ऑप्शनल, ठीक है। तो 15 डे एवरेज आप निकाल लें, ठीक है। तो अगर आप 4 घंटे में वो नहीं हो रहा 15 दिनों में, तो 6 घंटों में हो जाएगा, ठीक है। तो 2-2 घंटे दिन में बढ़ जाएंगे, जो 12 आवर्स प्लान है वो कर लेंगे ना, तो आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट 15 दिन में हो जाएगा। तो एनी सब्जेक्ट का 200 मार्क विल बी कंसीडर्ड 2 सब्जेक्ट नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट, जो मैंने आपको बता दिया। तो 9 into 20 180 डेज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये मैंने आपको बता दिया 20 डेज के हिसाब से, 15 दिन से भी होना चाहिए, लेकिन हमने 20 डेज भी अगर कर लें और 9 सब्जेक्ट है तो 180 डेज होते हैं, और आपके पास कितने डेज हैं, 184 डेज है। तो फिर भी अपना हमें जो है ना 4 दिन अपना और भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो 4 रिमेनिंग डेज आपको क्या कर रहे हैं, 4 into 4, उसमें 4 घंटे अगर हम दिन में दे रहे हैं तो 16 घंटे एक्स्ट्रा आपके पास पड़े हैं, 6 घंटे दे रहे हैं तो 24 आवर्स एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं आपके पास, उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। कभी भी किसी सब्जेक्ट में मुश्किल हो जाए तो वो उस टाइम में लगा लें। दिस इज इफ एनी सब्जेक्ट एडजस्ट करना है, इफ एनी सब्जेक्ट तो एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। इस तरीके से आपको रेगुलर सब्जेक्ट चलाने हैं, जो आपको बहुत बड़ा काम आ जाएगा ये प्लान। रिवीजन आप सब्जेक्ट जो करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। देखें, रिवीजन रिक्वायर्स मिनिमम टाइम इज होल टास्क इज कंप्लीट, और आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब अभी तक तैयारी करते आ रहे हैं, और ये 6 महीने भी आप पढ़ेंगे इस प्लान के साथ, तो आपने बहुत सारा काम कर लिया है, तो अभी रिवीजन की जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी। लेकिन वही है, प्रॉब्लली 10 to 13 डेज ऑफ फरवरी फॉर रिवीजन, ठीक है। मैंने आपको बताया था फरवरी के मिड में हमेशा एग्जाम हो रहे होते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये जो पहले 10-15 दिन है वो मौजूद है रिवीजन के लिए। अभी जो रिवाइज करना है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पहले कर दें, बाद में कंपल्सरी कर दें। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए, अगर आप पहले कंपल्सरी कर रहे हैं, आखिर में ऑप्शनल कर रहे हैं, तो जैसे आपके दिन कंप्लीट हो रहे हैं और दूसरे नेक्स्ट दिन आपका एग्जाम आ रहा है, तो आपने नेक्स्ट दिन एग्जाम है, मीन 14 फरवरी को एग्जाम है फॉर एग्जाम्पल, तो 13 फरवरी में आपने कोई ना कोई ऑप्शनल पढ़ा होगा, तो आपका वो ऐसे और कंपोजिशन में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको, क्योंकि आपने रिवीजन ऑप्शनल की कोई है और कल पेपर आपका कंपल्सरी का है। तो इससे बेहतर है कि पहले आपने ऑप्शंस रिवाइज करने और बाद में कंपल्सरी करने, और कोशिश करके ऐसे कंपोजिशन को आखिरी दिनों में रिवाइज करें, ताकि वो नेक्स्ट डे में आपको काम आ जाए, ठीक है। तो else our day one subject can be covered in a revision। अब 10 से 12 घंटे का हमारा प्लान था, तो आपने क्या करना है, ये जो 12 दिन मिनिमम है आपके पास, डेली एक सब्जेक्ट को दे दें, आप जितना पढ़ा हुआ है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से रिवीजन करना है। सिलेबस एनालिसिस क्या होता है भाई, चैप्टर्स अपने किसी भी सब्जेक्ट के जो सिलेबस में होते हैं वो काउंट कर लें, देन उसके टोटल टॉपिक्स काउंट कर लें, ठीक है, और किसी भी टॉपिक को मिस नहीं करना, रिमेंबर दिस। कभी कभी एग्जाम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लास्ट 5 इयर्स के टॉपिक्स रिपीटेड कर लेते हैं, लेकिन सिलेबस में 2-3 छोटे चैप्टर्स मौजूद होते हैं जो भले एग्जामिनर ने पहले ना पूछे हों, लेकिन पूछ तो सकता है, पार्ट ऑफ सिलेबस, उसको जरूर कवर करें, डोंट मिस एनी टॉपिक, राइट। पास्ट पेपर एनालिसिस क्या होता है, कोई भी टॉपिक उठा लें किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, योर रीडिंग फॉर एग्जांपल तौहीद इन इस्लामियात, ठीक है, ट्राई टू फाइंड द टॉपिक फ्रॉम इस्लामिक पास्ट पेपर्स। भाई सीएसएस के स्टार्ट से आज तक आपने तौहीद पे देख लें कि सवाल आया कैसे, ठीक है।
क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें, ठीक है। फिर उसकी एरियाज नोट डाउन कर लेके भाई कभी डेफिनेशन पूछी, कभी टाइप्स पूछा, कभी इंपॉर्टेंस पूछी, ठीक है। और कभी बिलीफ अपना तौहीद पे आप उन्होंने ये पूछ लिया कि हाउ टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इस तरीके से आपने डिफरेंट एरियाज फाइंड आउट कर दी जो आज तक पूछी हुई हैं, ठीक है। और अगर टाइम मिले, अभी तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो दूसरे एग्जाम्स के पेपर्स भी देख लें, यूनिवर्सिटीज के, बोर्ड्स के, ठीक है। इस तरीके से आपने काम करना होता है किसी भी टॉपिक पे। इट्स लाइक अ स्मार्ट स्टडी, ठीक है। उसके बाद आपने एग्जामिनर को चैलेंज देना होता है कि भाई इस टॉपिक से जो पूछना है पूछे, मैंने हर एक गिल से इस टॉपिक को तैयार कर लिया होता है, ये हर सब्जेक्ट पे फिट हो सकता है एनालिसिस, ठीक है। कंटेंट गैदरिंग क्या होती है? एक सुटेबल बुक देख लें जो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आपके किसी भी सब्जेक्ट के कवर कर रहा हो, और लेकिन उसको रेस्ट्रिक्ट ना करें अपने आप को उस बुक पे। फिर देखें जो एरियाज आपके अच्छे तरीके से यहाँ से कवर नहीं हो रही, तो फिर आप कोई और बुक लिख लें, इंटरनेट पे चले जाएं, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है। जब आप चीज़ें इकट्ठे कर रहे हो इंटरनेट से, तो डिफरेंट एस्पेक्ट से देखें। भाई पीडीएफ फॉर्मेट में हमेशा रिसर्च पेपर्स मिल रहे होते हैं, ब्लॉग्स देख लें, आर्टिकल्स देख लें, पीपीटी फॉर्म में, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन पड़ी होती हैं, एफएलवी फॉर्म में वीडियोस पड़ी होती हैं यूट्यूब पे। तो इन चीज़ों से आप सर्च आउट किया करें। अच्छा, राइटिंग प्रैक्टिस कंप्यूटर पे ना करें भाई, कंप्यूटर पे नोट नहीं करना। कंप्यूटर पे सिर्फ आपने चीज़ें निकालनी है, हार्ड कॉपी में रख के पढ़नी है, और अपनी प्रैक्टिस भी जो है आपने पेजेस पे कर दी है, क्योंकि आपको पेपर पे एग्जाम एग्जाम में कंप्यूटर पे नहीं लिखना, पेपर पे लिखना है, ठीक है। और पेपर पे लिखने में आप बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होती हैं, आपकी मेमोराइजेशन बढ़ रही होती है, आपकी हैंड राइटिंग बेहतर हो रही होती है, राइटिंग प्रैक्टिस हो रही होती है, स्पीड बढ़ रही होती है, ठीक हो गया। और 1200 मार्क्स आपकी सीएसएस की जो है ना वो रिटन एग्जाम की, रिमेंबर दिस। सो प्रैक्टिस एवरी टॉपिक ऑफ एवरी सब्जेक्ट। अच्छा, इंश्योरिंग असेसमेंट एंड इंडिविजुअल गाइडेंस, इट डिपेंड्स कि आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है। प्रैक्टिस के नोट्स मेक यू परफेक्ट। सिर्फ प्रैक्टिस से काम नहीं होगा। देखिए, अगर मैं आज भी प्रैक्टिस सॉल्व करता हूँ, कल भी करता हूँ, मतलब हफ्ते में 4, ठीक है, जैसे हमने प्लान बनाया था, तो एक महीने में 16 बन जाती है। अब 16 प्रेसिस मैंने सॉल्व तो कर ली, मैंने किसी से असेस नहीं कराई, तो मुझे क्या पता चले कि मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ। तो मेरी जो फर्स्ट प्रेसी में मिस्टेक होगी ना, वो मेरी 16th प्रेसी में वही मिस्टेक होगी, अगर कोई मुझे वो बताएगा नहीं। तो किसी से भी, अपने सीनियर से, किसी दोस्त से उसे असेस करा लें, ठीक है। यू नीड टू गेट योर क्वेश्चंस ऑफ पास्ट पेपर असेस फ्रॉम समवन हु हैज सम अथॉरिटी ऑन दैट सब्जेक्ट, ठीक है। और असेसमेंट के बाद उन जो दोस्त आपकी असेसमेंट कर रहे हैं, उनसे फोन पे ही या सामने, तो सामने 5 मिनट ले लें, उनसे पूछ लें कि सर इसमें प्रॉब्लम्स क्या थे और उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए, और मेरी स्ट्रेंथ्स क्या थी जिसको मैं ज्यादा फोकस करके कंटिन्यू करूं। इस तरीके से आपने काम करना है, ठीक हो गया। दिस इज हाउ जो है आप लोगों ने काम करना है अपनी स्टडीज पे। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप अपने 2021 में सक्सेस हासिल करें और अपने चॉइस गुरु में चले जाएं। प्रेयर्स फॉर यू पीपल। अगर आप लोगों को कोई और सवाल हो इस एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड, ठीक है, तो आप इस हमारा जो पैरागॉन अकेडमी हैदराबाद का यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, और देन उसके वीडियोस के डाउन नीचे रिप्लाई कर लें, ठीक है। तो आई विल बी सीइंग दीज रिप्लाईज, योर रिप्लाईज, और मैं उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरी ऐसी वीडियोस बना के आप लोगों को हेल्प आउट करूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।